आदाब, मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गजा अमन, सियासत, नेतन्याहू की पॉलिसी और ट्रंप का नोबेल खोने का दुख और रद्दअमल पर। नाज़रीन, आज की दुनिया में अमन का मतलब क्या है? क्या वाकई एक पायदार ख्वाब है या फिर सिर्फ सियासी नारों में लिपटा हुआ एक इंतखाबी नारा? जुमे का दिन दुनिया के लिए अहम था, नोबेल अमन इनाम के ऐलान का दिन, मगर सियासत के ऐवानों में कुछ और ही गर्मजोशी थी। तल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक बयानों का शोर है, वादे भी हैं और इल्ज़ामात भी। एक तरफ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा के हवाले से एक नई पॉलिसी लाइन पेश की जिसमें अमन की बात है, मगर शर्त यह है कि हमास मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो। फ़ौजी इनखला मशरूत है। कुछ मुबस्सिरीन एक मरहलावार वापसी का खाका मान रहे हैं, जबकि ये कह रहे हैं कि महज एक इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। नेतन्याहू की पार्टी को अंदरूनी मुखालफत भी दरपेश है, जहाँ सख्तगीर अनासर इस माहदे को कमज़ोरी से ताबीर कर रहे हैं। मगर इस कहानी में अमेरिका भी एक खामोश किरदार नहीं रहा। नेतन्याहू ने खुद एतराफ़ किया कि अमन मंसूबे में ट्रंप इंतज़ामिया का किरदार रहा और यहाँ से एक नया बाब खुलता है, यानी एक नया दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाएगा, इस बार भी इस एजाज़ से महरूम रहे। सवाल ये कि क्या नोबेल अवार्ड नहीं मिलना अमेरिका की तौहीन है? ट्रंप का कहना कि बराक ओबामा को तो बगैर कुछ किए ये अवार्ड दिया गया, मैंने 8 जंगें ख़त्म की। सवाल यह कि ये अमन और जंगबंदी की ही नीयत है या सिर्फ इख्तिदार की सियासत? तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शिवाजी सरकार जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस तरह के आलमी मुद्दों पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से ये पूरे प्रोसेस में आप काफ़ी एक साल से इस पर बहस कर रहे हैं, जंग होती रही, हम बहस करते रहे, अब ये अमन के करीब हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन क्या जिस तरह से नेतन्याहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अपना बयान जो है बाकायदा टीवी पर आकर सुनाया कि अमन पॉलिसी ये वाकई पायदार अमन की कोशिश है या महज एक इंतखाबी चाल है? क्योंकि नेतन्याहू एक सियासी दबाव इजराइल के अंदर और एक आने वाले इलेक्शन का भी एक दबाव है। क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, इसमें असली किरदार जो है अमेरिका है जी। आपने कहा वो एक खामोश किरदार है, तो खामोश होते हुए भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। और जो कुछ भी वहां हो रहा है इजराइल में, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि ये पेंटागन डिसाइड करता है, अमेरिकन कांग्रेस डिसाइड करता है, अमेरिका के कांग्रेशनल कमेटी डिसाइड करता है जी। और ये बाकी जो सारे स्क्रिप्ट है, वो जो असली स्क्रिप्ट होती है उसी के ऊपर चलती है। ये इजराइल की कोई हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करे। अमेरिका जैसे चाहता है वैसे वो करता है, या वैसे ही मदारी की तरह वो दूसरों को खिलवाता है। इजराइल भी जो है उस मदारी का एक खिलौना है। इसलिए ये सोचना कि इजराइल बहुत कुछ अपने आप कर रहा है, इससे इत्तेफाक थोड़ा कम रखता हूं जी। ठीक है, जो जूइश मेंटेलिटी है, उन सारी चीजों को इजराइल एक बयान करता होगा अपने सारे कारगुजारियों से, पर ये सिर्फ इजराइल का कारगुजारी नहीं हो सकता है। अमेरिका अगर नहीं है उसके साथ, पेंटागन अगर उसके साथ नहीं है, यूएस नेवी अगर उसके साथ नहीं है, यूएस एयरफोर्स अगर उसके साथ नहीं है, तो इजराइल कुछ नहीं कर सकता है। हम देख चुके हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, हफ्ते 10 दिन पहले ही इजराइल ने किस तरह से जाके कतर में हमला किया। और जबकि कतर जो है, जो नेगोशिएशन जो सबसे ज्यादा हो रही है वो कतर के वजह से हो रही है, कतर में ही हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि अमेरिका खामोश है और इजरायली किरदार है, ऐसा नहीं जी। नेतान्याहू के ठीक है, वो पॉलिटिकल उसमें कुछ परेशानियां हो सकती है उसकी, वो एक अलग चीज है। 2026 को चुनाव होना ही है। तो नेतन्याहू अब ट्रंप के कंधे पर रखकर क्यों फायर कर रहे हैं? क्या नेतन्याहू को राइट विंग से जिस तरह से हुकूमत गिराने का खतरा महसूस हो रहा है, इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट्स का भी उन्हें सामना है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या वो अब ये सारी गजा
पीस प्लान को ट्रंप के गले में डाल रहे हैं और नोबेल पीस के लिए भी उन्होंने रिकमेंड कर दिया था, मिला नहीं। देखिए वो इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पर अगर पूरे इंटरनेशनल उस पे आप देखें वो एक अलग चीज है। आपने जो कहा वो सही है कि नेतान्याहू का जो या उनकी पार्टी जो है उसकी पार्टी की एक्सेप्टेंस इजराइल में बहुत ज्यादा नहीं है जी। उनके खिलाफ तमाम लोग हैं, तमाम पार्टियां हैं। पहले भी हम देख चुके हैं कि उनके सरकार जा चुकी पर जोड़ तोड़ के किसी भी तरह से फिर से वो वापस आए, क्योंकि उनके साथ एक बड़ी लॉबी है जी, जिसमें कि एक जिसको आप कह सकते जियोनिस्ट वॉर लॉबी है जी, उनके साथ एक कॉर्पोरेट की लॉबी है। इस तरह के कई चीजें हैं। वो बातें सही है अपनी जगह जी। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे ले जाऊंगा। 1969 में हमने देखा कैंप डेविड का एक एग्रीमेंट हुआ जी, जिसमें इजिप्ट वगैरह सारे शामिल। कैंप डेविड का एग्रीमेंट का जो पूरा उसके जो आगाज बनाई गई थी, उसकी जो ड्राफ्टिंग की गई थी, उसको जिस तरह से कंसीव किया गया था वो 1951 में कांग्रेशनल कमेटी में किया गया। यानी कि कांग्रेशनल कमेटी सबसे आखिरी चीज होती है, बाकी सारी जगह से होके जब वो कांग्रेशनल कमेटी में पहुंचती है तो कांग्रेशनल कमेटी बातचीत करके उसमें कुछ चेंजेस माइनर करती है और बाकी चीजें जैसी होती है वैसी ही अपनाई जाती है। यानी कि अमेरिकन पॉलिसी जो है जी जी, सोच सकते हैं कि 51 में जो आपने एक पर्सपेक्टिव बनाया वो 69 में वो हासिल किया हो। इसलिए अभी भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो कुछ भी आज हो गया वो आखिरी चीज है। हाँ, कुछ हद तक जो है गाजा के लोग जो हैं, गाजा की जो हमास है जी, उनके साथ अपनी दिक्कतें हैं। जिस तरह से लगातार बमबारी हुई है जी, पर अभी भी उनको अंदेशा है कि अगर हमने सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दिए तो बमबारी फिर से हो सकती है। हाँ, ये जो खतरे उनको हैं वो उनको सालता है बहुत। और अपने ही मुल्क तो पहले फिलिस्तीनियों का ही है ना जी, बिल्कुल। अपने ही मुल्क में आज वो रिफ्यूजी बन गए, उनके कोई घर नहीं है, उनका लोग तंबुओं में रह रहे हैं। कुछ लोग जो है ऐसे घरों में शिफ्ट कर गए हैं जो घर बमबारी में बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं जी, बहुत नुकसान हो चुका है उनका जी, उनके घर में लेकिन शिवाजी जी सवाल ये है वहां पे जाके लोग रहे जी, बिल्कुल ये तकलीफ अपनी जगह है, राहत कुछ मिली है और हमास ने भी एक तरह से जिस तरह से उसको पूरे मिडल ईस्ट का दबाव था कि गजा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को बचाना, जिंदा रखना ये पहली शर्त है, इसीलिए सारे दबाव को कबूल करते हमास ने भी पहल कर दी। लेकिन सवाल ये कि नेतन्याहू को क्या मिला और ट्रंप को क्या मिला। कोरोना मारिया को तो मिल गया नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, दौड़ में थी, लेकिन उम्मीद थी, जैसा कि आज ट्रंप ने भी कहा कि भाई ओबामा को बिना कुछ किए मिल गया, मैंने 8 जंगें रुकवा दी। ये जो दुख है, तकलीफ है, तो इस जंग के रुकने के बाद नेतन्याहू को क्या मिला और ट्रंप को क्या मिला, सवाल ये है। देखिए, जंग अभी रुकने के दौर में है। हाँ, ठीक है, और एक चीज हमें भी सोच लेना चाहिए, ये फिलिस्तीनी की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जिसके जो आंकड़े हैं वो यूनाइटेड नेशंस भी उसको मानती है कि वो सही बताते हैं। 67,000 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके पिछले 2 सालों से, ज्यादा हो गया, लगभग 3 साल होने जा रहा है। उनमें से 18,000 बच्चे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस दरिंदगी से इजराइल वहां बम गिरा रहा है। क्यों गिरा रहा है? क्योंकि इजराइल बम इसलिए गिरा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि फिलिस्तीन सारा खाली हो जाए, और अभी भी वो खाली होने का जो तरीका है वो चल रहा है। उनका कहा जा रहा है कि आप यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए, वो रुका नहीं है। और क्यों खाली करना चाहते हैं वो? क्योंकि ट्रंप वहां फ्रेंच रिवियरा की तरह एक रिसोर्ट बनाना चाहते हैं जो ट्रंप की कंपनी बनाई। तो आप इसको सीधे सीधे मत सोचिए कि एक लड़ाई है, यानी नोबेल पीस नहीं मिला, भले ही हो, अपना प्लान कामयाब हो जाए कम से कम।
उनका प्लान कामयाब करने की कोशिश है। देखिए हिंदुस्तान में भी उन्होंने क्या किया, छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। जी। हिंदुस्तान में गुड़गांव में ट्रम्प टावर कई साल पहले से बन रहा है, हम्म। 4-5 जगह और है जहां बन रहा है। और अभी जो उन्होंने टैरिफ का वॉर छेड़ा, हम्म। उसमें नोएडा और ऐसे कई ऐसे शहरों में ट्रम्प टावर बनना शुरू हो गया। हम्म। तो नुकसान हिंदुस्तान का है, तो ट्रम्प का कोई नुकसान नहीं है, ट्रम्प को फायदा है। ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा है हमें ये देखना है कि अमेरिका के और भी जो कॉर्पोरेट है उनको क्या फायदा हो। हम्म। ये सिर्फ ट्रम्प अकेले नहीं है, जी। ट्रम्प एक जो बिजनेस लॉबी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी ठीक। बिजनेस लॉबी जो है, ठीक है, वो जो वहां यानी से सर मुनाफा ठीक है, कमाने जा बिजनेस रही है, बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस बेनिफिट मिल रहा है। जबरदस्त प्रोफेसर अर्शी business खान, benefit मिल रहा है। प्रोफेसर अगर अर्शी ये खान business लगातार इस benefit मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ते रहे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोफेसर अर्शी खान साहब। सर, जिस तरह से हमने कल भी बात की थी, आज भी जिस तरह से आपने बयान देखे ट्रंप का और नेतन्याहू का, नेतन्याहू को एक तरह से ये कहा जा रहा है कि अमन पॉलिसी है या फिर ये एक महज इंतखाबी चाल है, ये सवाल उठ रहा है। दूसरा, राइट विंग की तरफ से हुकूमत गिराने का खतरा ये है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो क्या गज़ा में इजरायली फ़ौज की जो मशरूत मौजूदगी है ये अमन को मुमकिन बनाएगी या फिर एक नई मज़ाहमत जन्म लेगी? प्रोफेसर अर्शी साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार साहब से एग्री करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई। जी। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पे इजराइल की फौज को रहना, चाहे बफर जोन के ही जरिए वो रहें या ग्रीन लाइन पे रहें या किसी भी हरकत में रहें, इंक्लूडिंग वहाँ पे अगर मल्टीनेशनल फोर्स भी रहती है तो एक तरह से डायरेक्ट ह्यूमिलिएशन है डिग्निटी का पैलेस्टीनियन का। आपने देखा है कि पैलेस्टीनियन एक ऐसी कौम है जी, इसने अपने ज़मीन के लिए, अपने वतन के लिए या अपने मुल्क के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए इन्होंने जान तक गंवाया और अभी तक वहाँ पे हैं। और फ़लस्तीन के लिए अब जो मुद्दा है, खास करके गाज़ा के कॉन्टेक्स्ट में, वो अब ये नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी एक मुद्दा नहीं जी। इसलिए कि पैलेस्टीनियन ने आमतौर पे ये कहते हैं कि वी डोंट नो टुमारो, मुझे कल का पता नहीं। जी, इसका मतलब है कि वो जान को अपनी हथेली पे रखे हुए हैं। बिल्कुल। इसलिए कि जो परेशानियां उनको बर्दाश्त करनी थी हर तरह की, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, वो सब उन्होंने बर्दाश्त किया। बिल्कुल। आपको तो पता है कि 2000 फैमिली जो गाजा में है वो पूरी तरह से वाइप्ड आउट है, उसके एक भी बच्चे या कोई भी आदमी मौजूद नहीं जी, जो क्लेम कर सकते हैं कि मेरी ये जमीन थी, मेरा ये खेत था। तो वहां पे किसी भी तरह से फौज का रहना, इजरायली फौज का, इसलिए कि इजरायली फौज का जो इमेज है पैलेस्टाइन के लिए वो बिल्कुल ही एज ए थ्रेट है, डायरेक्ट थ्रेट है। आप ये देखेंगे खुद जो इजरायली न्यूज पेपर्स हैं जी, उसमें जो इजरायली आर्मी का जो डेटा है, मैं इजरायली आर्मी का डेटा बता रहा हूँ जी, कि 83% वहां पे जो डेथ हुई वो सिविलियन हुई। अब बताइए इसको कौन जस्टिफाई करेगा इसको? हाँ, और कौन इससे सवाल पूछेगा कि आपने 83% को क्यों मारा? हाँ, ये बड़ा इंटरनेशनल लॉ सवाल में है। तो ये है, बड़ा सवाल। इंटरनेशनल लॉ में ये भी है जी, कि अगर हमास लोगों में घुस गए हैं तब भी उसके बेसिस पे आप लोगों को नहीं मार सकते। हाँ, ये है, मतलब तो कानून है। कानून है जी। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जो प्रोसेस क्रिएट किया है, और खुद ट्रम्प प्लान में भी, सिर्फ मैं इसको ट्रम्प प्लान नहीं बोलता, ये बेसिकली जैरेड कुशनर का प्लान है। जैरेड कुशनर जो है वो अमेरिकन सिटीजन है, लॉयल टू इजराइल जी, वो ज्यादा लॉयल इजराइल के बनिस्बत उस कंट्री के जहां पे वो रह रहे हैं, खा रहे हैं। तो आप जी। समझ सकते हैं कि कितने बड़े देशभक्त हैं वो। तो ये जैरेड कुशनर का प्लान है जी, और इसी जैरेड कुशनर ने जेरूशलम को डिक्लेयर कराया कि वो जो है कैपिटल है इजराइल का। पहले तो तेल अवीव था और फिर वहां पे यूएस जो है एम्बेसी वहां पे शिफ्ट की गई। जी, यही जैरेड कुशनर है जिसने वहां पे रिवेरा का प्लान लाया था। जी, यही जैरेड कुशनर है जिन्होंने ये कहा कि फलस्तीनियों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स का लालच दे करके उनको दूसरे जगह बसा दिया जाए। तो बहुत ही ये बहुत चालू आदमी है, ये जी। बहुत चालाक है, शक्ल सूरत से भी चालाक है। जी, तो इसका प्लान है ये, और विटकॉफ का प्लान है। ये दोनों लोग जो है नेतन्याहू से बहुत क्लोज जुड़े हुए हैं, बहुत। और लेकिन देखिए फर्क लेकिन है अभी जो नेतन्याहू- तब्दीलियां आ रही है देखने में, जिस तरह के इजराइल हो या फिर अमेरिका में जिस तरह के दानिश्वर सवालात उठा रहे हैं कि इस जंगबंदी के बाद मुस्तकबिल क्या है, एक तो नेतन्याहू का, और ट्रंप को नोबेल पीस का न मिलना और आपके मारिया कोरिना को मिलना, क्या ये एजाज़ अब गैर जानबदार और आलमी साख रख रहा बाकी है इसकी?
ट्रंप का दबाव कबूल नहीं किया गया नोबेल पीस के लिए एक तरह से। देखिए, ट्रंप को तो मैं किसी भी हाल में अमन के लिए या पीस के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं समझता हूँ। मतलब किसी बायस के तहत नहीं, वो नोबेल पीस प्राइज को भी डिजर्व नहीं करते। अगर आप देखेंगे कि जो तबाही हुई ये दो लोगों के दौर में हुई ना भाई। एक तो आपके उनके पहले जो थे बाइडेन जी, जिनसे बड़ी सख्त दुश्मनी थी इनकी। उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने कहा कि मैं वार खत्म कर दूंगा और वहां भी खत्म कर दूंगा आपकी यूक्रेन में, तो वहां भी चल रहा है वार। बल्कि ये अब और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं यूक्रेन वार में इनडायरेक्टली। नहीं, वार खत्म हुआ ये बात ठीक है, लेकिन वार में जंग हथियार भी तो दिए गए, वही मैं कह रहा हूँ, मारने के लिए। तो हथियार भी देना और वार को खत्म करना, ये कैसा अजीब सा तजाद है। तो वहां पे वही मैं बता रहा हूँ कि यूक्रेन में तो ये कामयाब हुए नहीं। पैलेस्टाइन का आप देखेंगे तो पैलेस्टाइन में भी जितनी तबाही हुई है ट्रंप के आने के बाद से ज्यादा तबाही, इसलिए कि जो हिम्मत मिली है नेतन्याहू को, इजराइल को, तबाही ऐसी तबाही कभी वर्ल्ड में भी नहीं, सेकंड वर्ल्ड वार में भी नहीं। और आपको ये पता है कि जो पैलेस्टीनियन सोर्सेज हैं, जो वेस्टर्न सोर्सेज, उसके हिसाब से अब जो आंकड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 लाख टन उन्होंने एक्सप्लोसिव वहां गिराया है। 2 लाख टन का मतलब ये हुआ कि कम से कम 15 से 20 एटम बम, उसका जो इफेक्ट है जी। अब वो इन्वायरमेंट में जाएगा तो वहां पे क्या हाल होगा उनका, अभी तो उस पर रिसर्च बाकी। शिवाजी सरकार जी, जिस तरह से प्रोफेसर साहब नोबेल पीस को लेकर के हमने भी यही कहा, और उनका भी कहना कि वो नहीं मानते कि नोबेल पीस जिस तरह से जिसको मिलना चाहिए, कोरोना मारिया को मिल गया है, वो भी सियासी लीडर हैं, ये भी सियासी लीडर हैं, लेकिन क्या अवार्ड नहीं देना अमेरिका की तौहीन है? जिस तरह से ट्रंप ने कहा, यह कना का मसला बना लिया। और दूसरा, फ़लस्तीन के वो अवाम जिन्होंने पूरे जुल्म तशद्दुद को सहा और आज भी वो अपनी ज़मीन पर कायम हैं, अब वापस जा रहे हैं अपने घरों को, मिलेगा कुछ नहीं, सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन हथियार नहीं उठाए। हमास की लड़ाई आपकी है, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोगों ने पलट कर जवाब नहीं दिया, ना हथियार उठाए, ना हिस्सा बने वो हमास का। पीस प्राइज़ तो इनको मिलना चाहिए, फ़लस्तीन के मासूम लोगों को। पीस प्राइज के हकदार तो वही है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और आपने जो कहा क्या ये अमेरिका की तौहीन है, मैं समझता हूं नॉर्वे ने इससे पहले भी कुछ बयान ऐसे दिए जिससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नाराज हो गया। और अब उन्होंने जो कुछ किया है, मुझे लगता है एक ऐसे शख्स को जिसको आमतौर पे दुनिया के लोग नहीं जानते और उसको जानबूझकर इस तरह से पीस अवार्ड देना, हालांकि उनके मुल्क में उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। और आज ट्रंप ने यूएस एयर नेवी को वेनेजुएलन कोस्ट पे लगा दिया है कि वेनेजुएला से ना कोई निकल सके ना कोई जा सके जी, ये भी किया है। यानी कि अब लड़ाई क्या लैटिन अमेरिका में दूसरी तरीके से शुरू होगी। वेनेजुएला के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं कोई बहुत अच्छे रहे नहीं है वैसे, तो इसलिए उनको अगर पीस प्राइज नहीं दिया गया है, मैं समझता हूं ये दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा काम किया गया है। और इससे मैं जो नोबेल प्राइज का जी जो एक क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी कम से कम बनी रहती। अगर ट्रंप को वाकई दबाव में आकर वो दे देते, जैसे एक आध बार हुआ है कुछ ऐसा, जो पीस प्राइज किसिंजर को भी दिया गया था, अमेरिका इजिप्ट के सदात को भी दिया गया था जी। तो इस तरह के जब किए जाते हैं तो लोगों का भरोसा नोबेल प्राइज पर कम हो जाता है। कम से कम नोबेल कमेटी ने इसका अगर ख्याल रखा, ये मैं समझता हूं कि मतलब पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए अच्छी बात है। अमेरिका को एक सबक देना वो भी सही है, आप कहते हैं कि उनका ह्यूमिलिएट किया गया, वो भी सही है, पर जो भी किया मैं समझता हूं नोबेल कमेटी ने एक सही काम किया जी। एक गुमनाम, मैं तो यही कहूंगा तो हमारे हिसाब से हिंदुस्तान के लोग तो उन्हें जानते नहीं थे उससे, एक गुमनाम शख्स को नोबेल पीस प्राइज देना, ये सीधे सीधे अंग्रेजी में कहा जाए तो एक स्नबिंग। और ये जो स्नबिंग है, इसका अमेरिका किस तरह से बदला चुकाएगा ये देखने की बात है। अमेरिका चुप नहीं रहे, नॉर्वे जो है पहले से ही परेशान है, और बाकी जो है लैटिन अमेरिका में अब क्या होने जा रहा है, क्या लड़ाई अब नए तरीके से लैटिन अमेरिका में शुरू होगी, क्योंकि इसके साथ एक चीज और हो रही है जिसको हिंदुस्तानियों ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। म्यांमार में जिस तरह से म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है जी,
वो जिस तरह से वहां पे बमबारी कर रहे हैं, अपने लोगों पे बमबारी कर रहे हैं, बुद्धिस्ट लोगों पे बमबारी कर रहे हैं, रशियन पे नहीं कर रहे। तो ये जो सारी चीजें हो रही है हिंदुस्तान के करीब में, उसके बारे में भी हिंदुस्तान कोई बात नहीं कर रही है। ठीक। तो इसलिए कहाँ क्या हो रहा है और किसके शह पे हो रहा है, ये सारी चीज हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि म्यांमार जो है जी अमेरिका के लिए एक सॉफ्ट टारगेट। ठीक 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 है। प्रोफेसर अर्शी साहब, अगर अमन का सफर वाकई सियासत के बगैर मुमकिन नहीं है तो क्या दुनिया को सिर्फ अब मफादात का अमन कबूल करना होगा? आप जानते हैं कि वर्ल्ड में लीडरशिप की क्राइसिस है जी। इंस्टीट्यूशन का जो ऑपरेशनल रियलिटी है उसका क्राइसिस है, और जो ह्यूमैनिटी है वो खुद क्राइसिस में है। और ये जो डेमोक्रेसी का हुआ था कि भाई डेमोक्रेसी की जब तादाद बढ़ेगी दुनिया में तो अमन कायम होगा जी। तभी दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो 123 से ज्यादा है जी, लेकिन दुनिया में अमन कायम तो नहीं हुआ जी। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब यूनाइटेड नेशन को कायम किया गया तो पता चला कि भाई जो बड़ी ताकतें हैं छोटी ताकतों को कमजोर नहीं करेंगी, उनका इस्तेसाल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ जी। तो आप शुरू से देखेंगे कि अभी जो मॉडर्न एज है जी, इस मॉडर्न एज में जो भी टूल अपनाया गया, चाहे वो मॉडर्न स्टेट का हो या आपकी यूनाइटेड नेशन का हो, सिक्योरिटी काउंसिल का हो, यूरोपियन यूनियन का हो, नेटो का हो, ओएससी का हो जी, या उनके जो हथियार हैं वो ज्यादातर तो कमजोर लोगों के खिलाफ उठे जी। भाई कौन सा मुल्क तबाह हुआ? इराक तबाह हुआ, सीरिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, वो सिलेक्टिव वे में। हाँ। कोई भी मजबूत कंट्री तबाह नहीं हुआ जी बिल्कुल। तो इनकी आदत पड़ चुकी, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो पहले कॉलोनियल पावर थे, इनके मुंह में लोगों का, मासूमों का खून पड़ा हुआ है। भाई सारे मुल्कों को पहले इकोनॉमिकली तबाह किया, अब ऐसी चीजें ये कर रहे हैं जिसके जरिए इनके जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं वो इसमें आ जाए। अब आप ये बताइए कि गाजा में वहां पे मेन जो इशू है वो ऑक्यूपेशन का है, ह्यूमन राइट्स का है जी। अब वहां पे कोई अगर लीडर किसी भी कंट्री का वो बात करे कि हम रिवेरा बनाएंगे और पिकनिक स्पॉट बनाएंगे और फिर उसका साथ जो है सोशल मीडिया दे तो उसे क्या आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है? जी। दूसरी चीज आप देखेंगे, मैं जो पहले तो हक ही नहीं है आप दूसरे की जगह पर काबिज होकर अपनी मर्जी से कुछ बना लें। तो मैं कह रहा था कि जो नोबेल प्राइज इनको नहीं मिला इनको ट्रम्प, भाई इसके जगह पे तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए था, जिन्होंने कहा कि भाई पूरी दुनिया में एक जो है कोलिशन ऑफ आर्मी बनाया जाए जी, और इसके जरिए वहां पे गाजा के लोगों को आजाद किया जाए। बिल्कुल। या नहीं तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए था जी, या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए था। तो आप देखेंगे कि हर दिन मेरे पास एक डेटा मिला जो पैलेस्टीनियन सोर्सेस से है, गवर्नमेंट सोर्स से है, कि हर दिन मतलब कि ये इधर अक्टूबर से लेकर 2003 से लेकर जी जब तक जंगबंदी नहीं हुई थी तब तक हर दिन 18 स्कूल के बच्चे मारे गए, बिल्कुल, और एक टीचर मारे गए हर दिन। एवरी डे अराउंड 370 हाउसेस को डैमेज किया गया, खत्म किया गया हर दिन। जी, लेकिन अर्शी साहब अब ये जंग का पहला मरहला है, ट्रंप को नोबेल पीस नहीं मिला, अभी वो बिल्कुल लॉस की वजह से गहरे दुख में, सदमे में है, और ट्रंप को इधर सरकार का खतरा है। तो क्या इस पड़ाव के बाद आपको कुछ अंदेशे, खदशे नजर आते हैं? 1 मिनट है सिर्फ मेरे पास सर। देखिए खतरा तो अभी फिलहाल नहीं है। अब जी, अभी तो यह है कि इनको हॉस्टेज को वापस लेना है। अभी हॉस्टेज लेने के बाद हो सकता है वही रवैया अपनाए, इसलिए कि पहले भी यही हुआ था जी। अगर ये सारे हॉस्टेज को अभी तक रखे हुए होते तो हमास कुछ अच्छे से बार्गेनिंग कर सकता था, लेकिन हमास के पास अब कुछ बार्गेनिंग को बचा नहीं। ठीक, इनके सारे लीडर को मार दिया गया है। अब सिर्फ यह है कि ये अभी तक इनके पास हिम्मत है कि अपने मुल्क को बचाने के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमें लगता है कि जो एटीट्यूड है गल्फ कंट्रीज का और जो सिचुएशन है इजराइल का जी, उससे ये पता चलता है कि जो वहां पे अमन जो है वो एट रिस्क है। खुदा करे कि वहां पे अमन कायम हो जाए। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि खुदा करे वहां पर अमन कायम हो। पूरी दुनिया का भी यही कहना है कि अब कम से कम अमन कायम हो जाए, क्योंकि बहुत सी शहादतें गज़ा में हो गई है। शिवाजी सरकार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर अर्शी साहब इस मुद्दे पर बात करने के लिए। बियॉन्ड बॉर्डर्स में नाजरीन, फिलहाल इतना ही। आदाब।